कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज़ कहाँ से उत्पत्ति हुई है उसकी, सो उसको हम बोलते हैं सोर्सेस। सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ के कॉन्टेक्स्ट में जो भी सोर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं वो उसी के बेसिस पे कोर्ट जो है इंटरप्रेट करती है लॉज को। सोर्सेस के ही बेसिस पे ही उसको डिस्कवर और क्रिएट किया जाता है। हिंदू लॉ, जैसे हम सब जानते हैं कि हिंदू लॉ जो है वो बहुत ही पुराना रिलीजन है, द लॉ है, ऑलमोस्ट 6000 ईयर से भी पुराना रिलीजन है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड वी डिवाइडेड इनटू classified into Hindu law under the two heads. The sources of Hindu law can be classified under the following two heads, that is ancient sources, मतलब हिंदू लॉ जो है वो बहुत ही एंशियंट पुराना रिलीजन और लॉ है। इस बेसिस पे उसको एंशियंट सोर्सेस के नाम से हेड से जाना गया है। जो एंशियंट सोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है वो 4 हैं। वो क्या क्या है? वो है श्रुति, स्मृति, डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज एंड कस्टम्स। और जो मॉडर्न सोर्सेस हैं वो हैं जस्टिस, इक्विटी, गुड कॉन्साइस, सेकेंड इज लेजिस्लेशन और थर्ड है जुडिशियल डिसीजन और प्रेसिडेंट। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली एंशियंट सोर्सेस। लेट्स स्टार्ट विथ एंशियंट सोर्सेस। In ancient sources, first source is Shruti. Shruti means what is heard, जो सुना गया हो उसे कहते हैं श्रुति। स्टैंड फॉर what has been heard, जो भी सुना गया उसको श्रुति बोलते हैं। ये जनरली बिलीव किया जाता है कि श्रुति कंटेन्स द वर्ड्स ऑफ गॉड विच केम डाउन टू अस थ्रू द सीयर्स एंड सेजेस। मतलब श्रुति जो होता है वो डायरेक्ट वर्ड्स ऑफ गॉड होता है, जो कि हमारे थ्रू तक, जो ऋषि मुनीज होते हैं उनके थ्रू हमारे तक आता है। ये जो ये बिलीव किया जाता है कि ऋषि मुनीज जो हैं, ऋषि मुनीज जो एंशिएंट टाइम में ऋषि मुनीज थे, उनकी स्पिरिचुअलिटी इतनी हाई रहती है कि वो डायरेक्ट गॉड से उनको मैसेजेस या गॉड के जो भी से हैं वो उनको डायरेक्ट सुनाई देता है। श्रुतिज कंप्रीज द 4 वेद, 6 वेदांगस एंड 18 उपनिषद्स। श्रुतिज में क्या क्या चीज़ें होती हैं? श्रुतिज में होती हैं 4 वेद, जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वो होते हैं हमारे श्रुति का पार्ट। इसमें 6 वेदांग्स भी होते हैं, जो कि होते हैं कल्पा, व्याकरणा, छंदा, शिक्षा, ज्योतिष और निरुक्ता। ये सारे वेद और वेदांग्स जो है, वेद जो होता है अलग अलग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद अलग अलग टॉपिक्स पे डील करता है। वैसे ही वेद्स के बाद वेदांग्स आए, जो कि लिम्स ऑफ वेदास ही कहलाए, पार्ट ऑफ वेद्स के पार्ट ही हुए, जो कि वो भी अलग अलग टॉपिक्स पे, हर वेदांश जो है अलग अलग टॉपिक पे डील करता है। जैसे ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है और इसमें कॉम्प्रहेंसिवली डील विद द ड्यूटीज़ ऑफ किंग। इसमें बहुत ही एलेबोरेटेड फॉर्म में किंग की ड्यूटीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। यजुर्वेद जो हमारा है उसमें रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस के बारे में बताया गया है। थर्ड हमारा वेद है सामवेद, उसमें प्रेयर के बारे में बताया गया है। और जो हमारा अथर्ववेद है वो मैजिक के बारे में बताता है। ये हमारे 4 वेद्स हैं, वेदांग्स हैं और उपनिषद हैं, 18 उपनिषद, ये सब मिलके बनते हैं श्रुति। एक्चुअल में श्रुति जो है ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ धर्मशास्त्र का ओरिजिनल टेक्स्ट है श्रुतिज, क्योंकि इसको बोला गया है कि डायरेक्ट जो भी गॉड के वर्ड्स होते हैं वो ऋषि मुनीज के द्वारा हमको बताए गए हैं। इसको ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ धर्मशास्त्र के ओरिजिनल टेक्स्ट बोला जाता है। इसको ये भी बोला जाता है कि दीज वेदास डू नॉट कंटेन एनी सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ क्या है? पॉजिटिव लॉ है कि जो भी
मैन मेड लॉज होते हैं क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट, जो भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, मैन मेड के द्वारा, जो भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के द्वारा ये नीड्स ऑफ द सोसाइटी को ध्यान में रख के बनाया जाता है, उसको पॉजिटिव लॉ बोलते हैं। पॉजिटिव लॉ का एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, उसमें ऑब्लिगेशंस क्रिएट किए जाते हैं। सो श्रुतिज में पॉजिटिव लॉ के बारे में कोई भी बात नहीं की गई है, वो सिर्फ एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ हिंदू लॉ है। इसमें उसके पॉजिटिव लॉ के बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है। डॉक्टर पीवी कामने इन हिज बुक हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र सेड दैट इफ़ वी वांट टू सी द रियल रिलीजन इन ए प्रॉपर वे देन वी शुड एनालाइज श्रुति एंड स्मृतिज। डॉक्टर पीवी कामने ने अपनी हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र बुक में कहा है कि अगर हम रिलीजन को देखना चाहते हैं इन ए प्रॉपर वे, सही तरीके से, तो वी शुड एनालाइज श्रुति एंड स्मृतिज। सो हमको श्रुति और स्मृतिज को सबसे पहले एनालाइज करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा सोर्स है, सोर्स ऑफ हिंदू लॉ है स्मृतिज। द वर्ड स्मृति इज डिराइव फ्रॉम द रूट स्मृ मीनिंग टू रिमेंबर। ठीक है, जो चीज़ें हमको याद होती हैं, what has been remembered. These smritis are recollection of human minds put in a consolidated form. So ये स्मृतिस को recollection of human minds put in a consolidated form, इसको consolidate किया गया है। स्मृतिस are established on the forgotten Vedas or Shrutis. Thus the basis of Smriti is Shruti, but they are human works. स्मृतिज जो है, जो भी वेदास में मतलब जो भी चीज़ें छूट गई हैं वो स्मृति में इंक्लूड की गई है। तो श्रुति के ही बेसिस श्रुति ही है स्मृति का भी, बट दे आर ह्यूमन वर्क्स, ये ह्यूमंस के द्वारा किए गए वर्क्स हैं। श्रुतिज जो था वो जो ऋषि मुनीज जो थे उनके द्वारा किए गए गॉड के वर्ड्स थे, बट जो शुद्ध स्मृति है वो ह्यूमन वर्क्स का किया गया वर्क है। अकॉर्डिंग टू D.F. मुल्ला, स्मृति आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। D.F. मुल्ला की बिलीविंग है कि जो स्मृति है आर द प्राथमिक स्रोत है हिंदू लॉ का। वेयर देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेद्स एंड स्मृति द वेदास शेल प्रिवेल। ठीक है, जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है वेद्स और स्मृति के बीच में, तब वेद्स जो है प्रिवेल करेंगे। जब भी कॉन्ट्रडिक्शन, किसी टॉपिक पे कॉन्ट्रडिक्शन होता है या कॉन्फ्लिक्ट होता है वेद्स और स्मृतिज को, तो वेद्स को शेल बी प्रिवेल। देयर इज ए फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ टर्म स्मृतिज विच आर फॉलो, बट देयर सब्जेक्ट मैटर इज ऑलमोस्ट सेम। जो स्मृतिज है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है धर्म सूत्र, ठीक है, और सेकेंड है धर्मशास्त्र। जो धर्म सूत्र है वो प्रोज फॉर्म में है, प्रोज मतलब गद्य फॉर्म में है, गद्य जिसको हम हिंदी में गद्य बोलते हैं, वो गद्य फॉर्म में। और जो धर्मशास्त्र है वो पोएट्री मतलब कविता के रूप में है। इसके जो सब्जेक्ट मैटर है वो अलग अलग टाइम पे लिखे गए हैं, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र, इनका फॉर्म अलग अलग है, बट दोनों के सब्जेक्ट मैटर जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। द रूल्स लेट डाउन इन स्मृतिज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। जो भी रूल्स दिए गए हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। जो भी स्मृतिज में रूल दिए गए हैं वो क्या क्या है, वो है आचार रिलेटिंग टू मोरालिटी, मतलब कैसे हमको बिहेव करना है। ठीक है, आचार मतलब जो भी व्यवहार करेंगे वो मोरालिटी, नैतिकता पर आधारित होगा। ठीक है, सेकेंड हमारा रूल है वो है व्यवहार। ठीक है, सिग्निफिकेंस, प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव रूल विच द किंग और द स्टेट अप्लाइड फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स इन द एडजुडिकेशन ऑफ जस्टिस। इसमें बताया गया है कि क्या क्या हमारे प्रोसीजर हैं और सब्सटेंटिव हैं, मतलब क्या क्या प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव रूल्स हैं फॉर द किंग्स और द स्टेट। किसी भी एडजुडिकेशन को, किसी भी न्याय को देने के लिए, जस्टिस को देने के लिए किंग और स्टेट क्या क्या प्रोसीजर और क्या क्या विधि अपनाएंगे वो इस व्यवहार में दिया गया है। थर्ड है प्रायश्चित, सिग्निफाइंग द पेनल प्रोविजन फॉर कमीशन ऑफ ए रॉन्ग।
प्रायश्चित का मतलब होता है कि जो भी पैनलाइज किया, जो भी दंड दिया जाएगा, जो भी गलत काम करेगा उसको किस तरीके से दंड दिया जाएगा और क्या क्या दंड दिए जाएंगे। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि जो रूल्स हैं वो 3 भागों में डिवाइड किए गए हैं स्मृतिज में। अब धर्म सूत्र क्या है? धर्म सूत्र पहले लिखे गए, उसके बाद धर्मशास्त्र से लिखे गए। जो धर्म सूत्र हैं वो रिटन ड्यूरिंग 800 to 200 BC. They incorporate the teaching of Vedas with local custom. They generally bear the names of their authors and sometimes also indicate the shakhas to which they belong. ठीक है। So जो धर्म सूत्र थे, जो भी लोकल कस्टम वहाँ पर प्रिवेल थे, उसको वेद्स के साथ इनकॉर्पोरेट करते हैं। लेटर ऑन जो भी वेद्स के थ्रू लोकल कस्टम्स को और वेद्स को इनकॉर्पोरेट करके ही धर्म सूत्रस को क्रिएट किया गया। इसको धर्म सूत्र अलग अलग ऑथर्स के द्वारा लिखा गया। वो किस शाखा को बिलोंग करते हैं, मतलब किस वेद को बिलोंग करते हैं, वो भी उसमें मेंशन किया जाता था। Some of the important sages whose धर्म सूत्रस are known are गौतमा, बौधायन, अपस्तंबा, हरिता, वशिष्ठा एंड विष्णु। ये कुछ ऑथर्स हैं, इम्पॉर्टेंट ऑथर्स। वैसे तो कई धर्म सूत्रस लिखे गए, दैट इज़ इम्पॉसिबल टू काउंट, बट ये कुछ इम्पॉर्टेंट धर्म सूत्रस हैं जो कि ऑथर्स, कुछ इम्पॉर्टेंट ऑथर्स हैं जो कि हैं गौतमा। He belongs to Samveda school and deal exclusively with legal and religious matter. ये सामवेद स्कूल से, वेदा से बिलीव करते थे और वो एक्सक्लूसिवली डील विथ लीगल एंड रिलीजियस मैटर। जो भी न्यायिक और धार्मिक विषय थे उस पर वो डील करते हैं। ही टॉक्स अबाउट इनहेरिटेंस, पार्टीशन एंड स्त्रीधन। ये इनहेरिटेंस, पार्टीशन और स्त्रीधन के बारे में एक्सक्लूसिवली बातें करते हैं। सेकेंड हमारे ऑथर थे बौधायन। ही बिलोंग टू द कृष्ण यजुर्वेद स्कूल एंड वॉज प्रोबेबली फ्रॉम आंध्र प्रदेश। जो ये यजुर्वेद स्कूल से बिलोंग करते थे। और ही टॉक्स अबाउट मैरिज, सनशिप एंड इनहेरिटेंस। ही ऑल्सो रेफर टू वेरियस कस्टम ऑफ हिज रिलीजन सच एज मैरिज टू मैटरनल अंकल डॉटर। इन्होंने अपने रीजन की वेरियस कल्चर कस्टम्स के बारे में बात की, सच एज जैसे कि मैरिज टू मैटरनल अंकल्स डॉटर से हो सकती है। उन्होंने सनशिप और मैरिज और इनहेरिटेंस की बातें भी की। हमारे नेक्स्ट ऑथर है अपस्तांबा। हिज सूत्र इज़ मोस्ट प्रिजर्व्ड। मतलब इनकी जो सूत्र लिखा, इन्होंने धर्म सूत्र लिखा, उसको सबसे ज़्यादा प्रिजर्व्ड किया गया है। ही ऑल्सो बिलोंग टू कृष्ण यजुर्वेदा स्कूल फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ये जो बौधायन कृष्ण यजुर्वेद स्कूल है वो उसको भी बिलीव करते हैं। इनकी लैंग्वेज जो है बहुत ही क्लियर एंड फोर्सफुली थी। ही रिजेक्टेड प्रजापात्य मैरिज। ये प्रजापात्य जब हम मैरिज हेडिंग पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैरिज। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस इन हिंदू लॉ। सो प्रजापात्य मैरिज जो है एक काइंड ऑफ मैरिज है। सो इन्होंने प्रजापात्य मैरिज को रिजेक्ट किया, आउटराइटली रिजेक्ट किया। प्रजापात्य मैरिज में क्या होता है? प्रजापात्य मैरिज में व्हेन ए गर्ल्स फादर गिव्स हर इन मैरिज टू द ब्राइड ग्रूम, ट्रीटिंग हिम विथ रिस्पेक्ट एंड एड्रेस देम मे बोथ यू परफॉर्म टुगेदर देयर ड्यूटीज़। इसमें गर्ल्स फादर जो है वो अपनी बेटी को ब्राइड ग्रूम को सौंपता है विथ रिस्पेक्ट एंड एड्रेस करता है कि आप आगे फर्दर अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेंगे। मोनेटरी ट्रांजैक्शन जो है वो इस मैरिज का पार्ट नहीं होता है। सो अपस्तंभा ने इस मैरिज को आउटराइटली रिजेक्ट किया, इस फॉर्म को, मैरिज के फॉर्म को रिजेक्ट किया। नेक्स्ट ऑथर हैं हमारे वशिष्ठ। He was from North India and followed the Rigveda school. He recognized remarriage of virgin widows. ये नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते थे और ये ऋग्वेदा स्कूल से बिलोंग करते थे। ही रिकग्नाइज, उन्होंने
जो भी रीमैरिज ऑफ वर्जिन विडोज़ की रीमैरिज को रिकग्नाइजेशन दिया। ये हुआ हमारा धर्मसूत्र। अब है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र वर मोस्टली इन मेट्रिकल वर्सेस एंड वर बेस्ड ऑन धर्मसूत्रस। धर्मशास्त्र जो होता है मैट्रिकल वर्सेस में है, मतलब विदाउट रिपीटिशन, इसमें जो भी लिखा गया विदाउट रिपीटिशंस था, आर बेस्ड ऑन धर्मसूत्रस। धर्मशास्त्र का बेस जो है वो धर्मसूत्रस ही थे। हाउएवर दे वर ए लॉट ऑफ मोर सिस्टमैटिक एंड क्लियर इन कंपैरिजन टू धर्मसूत्रस। ये मोर क्लियर और सिस्टमैटिक फॉर्म में थे। दीज धर्मशास्त्रस डिवाइडेड इनटू written under there are 3 स्मृतिस written under धर्मशास्त्र। 3 स्मृतिस लिखी गई धर्मशास्त्र के अंडर, दैट इज मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति। ये 3 स्मृतिस धर्मशास्त्र के अंदर लिखी गई। मनुस्मृति जो है, दिस कोड ऑफ मनु कंपाइल्ड इन अबाउट 200 BC। It is the most leading Smriti. It is the most authoritative reservoir of law. The law collected here are easy to comprehend, systematic and clear. Manu Smriti law regarding succession, property, contract, partnership, master servant relationship are found. जो हमारा मनुस्मृति है वो 200 BC में लिखा गया, कंपाइल किया गया। ये सबसे ज़्यादा अथॉरिटेटिव लॉ माना गया है। एज एन लॉ इसको सबसे ज़्यादा, जितनी भी स्मृतिज हैं उसमें सबसे ज़्यादा अथॉरिटेटिव लॉ माना गया है। इनका जो कलेक्शन था वो कॉम्प्रिहेंड, सिस्टमैटिक और क्लियर था। उन्होंने किस किस टॉपिक्स पे बात की? उन्होंने बेसिकली डील किया सक्सेशन, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। ठीक है। नेक्स्ट स्मृति थी यज्ञवल्क्य स्मृति। इट हैज़ बीन कंपाइल्ड विद इन 5 to 8 AD, मतलब 500 to 800 AD में इसका कंपाइल्ड किया गया। दिस कोड इज़ बेस्ड ऑन मनुस्मृति। मनुस्मृति पे ही ये बेस्ड था, बट इनके जो एलिबोरेशन था, इनकी जो फाइंडिंग थी, कलेक्शन था, जो कि इन कंपैरिजन टू मनु मोर लिबरल एंड इन्होंने कंपैरेटिवली मनु लेस सीवियर पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड किया। मनु में थोड़े सीवियर पनिशमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड किया था। यज्ञवल्क्य में इन कंपैरिजन टू मनुस्मृति लेस सीवियर पनिशमेंट हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड। It is scientifically and constructive. Women's rights and status of Sudras have been recognized greatly than the other Smritis. Women's rights और Sudras, status of Sudras जो हमारा वर्ण कल्चर था उसमें उसको अपलिफ्ट करने के लिए इसमें अदर स्मृतिस के कंपैरिजन ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई। थर्ड हमारा स्मृति है नारद स्मृति। It is compiled in about 200 AD. It is the abridged version of the मनुस्मृति। मतलब ये एक जो भी मनुस्मृति में था उसको एक और संग्रहित फॉर्म में इसको प्रेजेंट किया गया। One of the feature of this स्मृति is that it has accepted that the king made laws can override any law mentioned in स्मृतिस। इसमें सबसे ज़्यादा एक विशेषता इस स्मृति की ये थी कि इसमें ये एक्सेप्ट किया गया कि किंग मेड लॉज, जो भी किंग मेड लॉज है, कैन ओवरराइड द अदर स्मृतिस। जो भी अदर स्मृतिस में प्रिस्क्राइब्ड किया गया है उसको किंग जो है, किंग मेड लॉज जो है ओवरराइड कर सकते हैं। जब भी कॉन्ट्रडिक्शन होगा स्मृतिस एंड किंग मेड लॉज में तो किंग मेड लॉज शैल बी प्रिवेल। सो ये हमारा हो गया श्रुति एंड स्मृतिस। नेक्स्ट हमारा एंशियंट सोर्स है कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट। ठीक है। सो श्रुतिस के ही केम इनटू द एरा, आफ्टर द श्रुति केम द एरा ऑफ कमेंटेटर्स एंड डाइजेस्ट, जिसको टीका और भाष्य और डाइजेस्ट को निबंध बोलते हैं। कवर्ड ए पीरियड ऑफ मोर देन 1000 years फ्रॉम 7th century to 1800 AD।
इसका टाइम पीरियड बहुत ही लंबा था इन कंपैरिजन टू श्रुति और स्मृतिज। ये पीरियड स्टार्ट हुआ, कमेंट्रीज़ का पीरियड स्टार्ट हुआ 700 सेंचुरी से लेके 1800 AD तक। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पीरियड मोस्ट ऑफ द कमेंट्रीज वर रिटन ऑन द स्मृतिज, मतलब स्मृतिज के बेसिस में कमेंट्रीज प्रेजेंट की जाने लगी। बट इन द लेटर पीरियड, मतलब इस पीरियड के फर्स्ट पीरियड में कमेंट्रीज डेवलप की गई और लेटर पीरियड में इसको डाइजेस्ट के रूप में इसको डेवलप किया गया। किसी भी टॉपिक पे अगर कोई भी कमेंट्रीज लिखता, मतलब उस स्मृतिज के बेसिस पे अलग अलग ऑथर्स ने अपनी कमेंट्रीज प्रेजेंट की। मतलब किसी भी टॉपिक पे अगर मेरा कमेंट्स क्या है, सो स्मृतिज के बेसिस में कमेंट्रीज और निबंध मतलब डाइजेस्ट प्रेजेंट किया गया, उसी को कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट इस पीरियड में जो भी अवेलेबल था उसको हम एज एन सोर्स ऑफ हिंदू लॉ कंसीडर करते हैं। The commentators, through professing and purporting to the rest on the Smritis, explain, modify large tradition recorded there to bring into them harmony accordingly to prevent practice of the day। जो commentators थे, मतलब जिन्होंने commentaries लिखी, वो जो भी prevalent practice थी, जो भी उस समय prevalent practice थी, उसके basis पे Smritis को modify और enlarge किया गया और उसमें हार्मनी सेटल करके उसको प्रिवलेंट प्रैक्टिस के अकॉर्डिंगली उसको कमेंट किया। उसको अकॉर्डिंगली जो भी प्रिवलेंट प्रैक्टिस थी उसको उसके अकॉर्डिंग उसमें उसको एक्सप्लेन किया। In case of Mundrao versus Bajirao, it was held that digest writers and commenters has given in the statement of Smriti that can fulfill the present requirement and ahead from Smritis। In case of Mundrao versus बाजीराव में ये बोला गया कि जो डाइजेस्ट राइटर है, जो भी डाइजेस्ट राइटर एंड कमेंटर्स हैं, जो भी कमेंट्रीज लिखते हैं, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट प्रेजेंट की ऑन द बेसिस ऑफ स्मृति, जो कि प्रेजेंट रिक्वायरमेंट, जो भी प्रेजेंट रिक्वायरमेंट है और जो कि स्मृति से आगे बढ़ के है, उसको फुलफिल करते हैं। द ओरिजिनल सोर्स ऑफ हिंदू लॉ वॉज द सेम फॉर ऑल हिंदूज, बट द स्कूल ऑफ हिंदू लॉ अरोज एज द पीपल चूज टू adhere टू वन एंड अदर स्कूल फॉर डिफरेंट रीजन्स। सो कमेंट्री से ही डेवलप हुआ था हमारा स्कूल्स। ठीक है, लेटर लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, जिसमें डिवाइडेड हुआ था इस कमेंट्रीज के बेसिस पे ही मिताक्षर एंड दाया भागा स्कूल। अलग अलग जो लोगों के अलग अलग रीजन के बेसिस पे लोग फॉलो करते हैं अलग अलग कमेंट्रीज। सो दया भागा एंड मिताक्षरी, व्हेन कमेंट्स और इंटरप्रिटेशन ऑफ ए कमेंटर्स हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द पीपल ऑफ वन लोकेलिटी दैट इमर्ज्ड एज ए स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। जैसे मैंने बताया कि अलग अलग इंटरप्रिटेशन, लाइक एक जगह के लोग उस पर्टिकुलर कमेंट्रीज को एक्सेप्ट करते हैं, सो वहीं से ही इमर्जेंस हुआ स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। मतलब एक कमेंट्रीज को एक जगह से एक्सेप्टेंस मिली और दूसरी कमेंट्री को दूसरी जगह से एक्सेप्टेंस मिली, इस बेसिस पे स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ में डिवीजन हुआ है। सो हम इसको लेटर ऑन लेक्चर में पढ़ेंगे। तो कमेंट्रीज के ही बेसिस पे हिंदू लॉ का डिवीजन हुआ। The basic objective of these texts was to gather the scattered material available in preceding text and present a unified view of for the benefit of the society। So digest and commentaries का basic objective ये था कि जो भी स्मृतिज में scattered form में material available है हिंदू लॉ का, उसको unified एक जगह पे एकत्रित कर दो और according to the present society के benefit के लिए उसको यूज़ किया जाए। इसलिए उसमें उन्होंने अपने स्टेटमेंट और लॉजिक जो डाइजेस्ट होते हैं उनको लेटर ऑन बोला गया कि इसमें मोर लॉजिकल फॉर्म में है, इसलिए इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा सोर्स है कस्टम एंड यूसेजेस। Custom is a bona fide practice being observed by people in general from generation to generation and the starting point of which is unknown।
कस्टम जो होता है एक बोनाफाइड प्रैक्टिस होता है, एक गुड फेथ में की गई प्रैक्टिस होता है जो कि पीपल्स के द्वारा जनरेशन टू जनरेशन किया जाता है। उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो एक एक्ट होता है। कस्टम एक्चुअल में एक प्रैक्टिस होती है जिसको हम करते जाते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, और जिसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो अननोन होता है। कहाँ से वो स्टार्ट हुआ वो अननोन होता है। कुछ इम्पॉर्टेंट एसेंशियल कस्टम्स को, एक वैलिड कस्टम को रिकग्नाइजेशन तभी मिलता है जब कुछ उसके एसेंशियल एलिमेंट्स फुलफिल होते हैं। क्या क्या है वो एसेंशियल एलिमेंट्स? कस्टम्स टू बी वैलिड, इनवैलिड कस्टम्स को रिकग्नाइजेशन सोसाइटी के थ्रू नहीं मिलता है। सो इट मस्ट बी वैलिड। सेकेंड होता है इट मस्ट बी एंशिएंट, ये एंशिएंट टाइम से कंटिन्यू चलते रहना चाहिए, ठीक है। थर्ड है कंटिन्यूएशन। अगर कस्टम ब्रेक हो गया, एक कोई कस्टम है वो ब्रेक हो गया, सो वो कस्टम को प्रेजेंट में रिकग्नाइजेशंस नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो कस्टम ब्रेक होकर कोई नई कस्टम ने उसकी जगह पे अपना प्लेस कर लिया है। फोर्थ है रीजनेबल होना चाहिए। अनरीजनेबल कस्टम्स को सोसाइटी में, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रिकग्नाइजेशंस नहीं मिलता है। सो हिंदू सोसाइटी में भी वही कस्टम्स को रेलिवेंस मिलेगा जो कि रीजनेबल होगा। जैसे सती प्रथा एक कस्टम था जो कि प्रेजेंट में प्रेवलेंट नहीं होता क्योंकि वो अनरीजनेबल था। सो उसको रीजनेबल होना चाहिए, मोरालिटी पे बेस्ड होना चाहिए। दैट कस्टम शुड बी बेस्ड ऑन मोरल एंड नॉट कॉन्ट्ररी टू द स्टैट्यूटरी लॉ इन फोर्स। और जो भी हमारे पास स्टैट्यूटरी लॉ है, मतलब लेजिस्लेशन द्वारा बनाए गए जो भी हमारे पास एक्ट है, उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, तभी एक लीगल कस्टम्स को एक कस्टम को रिकग्नाइजेशंस मिलता है। मनु रिकग्नाइज कस्टम टू बी ट्रांसिडेंट लॉ। ट्रांसिडेंट का मतलब होता है कि जो कि तर्क पे आधारित है, तो उनका मानना है मनु रिकग्नाइज कस्टम टू बी ट्रांसिडेंट लॉ, मतलब जो बियॉन्ड द ऑर्डिनरी होता है उसको कस्टम बोला जाता है। Custom is a principal source and its position is next to the Shruti and Smritis, but usage of custom prevail over the Smritis. जनरली श्रुतिज और स्मृतिज के बाद कस्टम्स को जगह दी गई है, बट जब भी कॉन्ट्ररी होता है कस्टम्स और स्मृतिज में, तो कस्टम प्रिवेल करता है ओवर द स्मृतिज, क्योंकि कस्टम्स जो है वो प्रेजेंट टाइम्स में भी प्रिवेल करते हैं। It is superior to written laws. As defined by judicial committee, custom signifies a rule which in a particular family or in a particular class or district has from long usage obtained the force of law. जुडिशल कमिटी ने भी कस्टम को डिफाइन किया गया है एज एन सिग्निफाइज ए रूल, जो रूल होते हैं विच इज़ इन ए पर्टिकुलर फैमिली और पर्टिकुलर क्लास और डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिन लॉन्ग यूसेजेस ऑब्टेन द फोर्स ऑफ लॉ। एक पर्टिकुलर फैमिली या क्लास के द्वारा या किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के द्वारा बहुत ही लंबे समय से वो एक्ट किया जा रहा है और लेटर ऑन जाके वो फोर्स ऑफ लॉ के थ्रू उसको एज एन लॉ के द्वारा भी उसको रिकग्नाइजेशन मिल जाता है। उसी को हम बोलते हैं कस्टम्स। मतलब कोई पर्टिकुलर फैमिली या पर्टिकुलर क्लास या डिस्ट्रिक्ट के द्वारा कोई लंबे समय से किया गया एक्ट जो कि फोर्स ऑफ लॉ, उसको लेटर ऑन ऑब्टेन द फोर्स ऑफ लॉ मिल जाता है, उसको हम एक वैलिड कस्टम बोलते हैं। नारद स्मृति सेज द, जो हम स्मृतिज में पढ़े, थर्ड स्मृति नारद स्मृति सेज दैट कस्टम आर पावरफुल, दे आर एबव द रिलीजन। उनका कहना है, उस स्मृति में बोला गया कि कस्टम्स जो है बहुत ही पावरफुल होते हैं, दे आर एबव द रिलीजन, वो रिलीजन के भी ऊपर होते हैं। इन केस ऑफ कलेक्टर ऑफ मदुरई वर्सेस मोतरामलिंगम इन 1868, इसमें प्रिवी काउंसिल हेल्ड दैट, in this case privy council held that in Hindu law the clear proof of customs shall be more relevant than the basic epics of law। इसमें बोला गया है कि हिंदू लॉ में क्लियर प्रूफ है कि कस्टम शैल मोर रेलिवेंट देन द
बेसिक एपिक्स ऑफ लॉ, जो भी हमारे पुराने लॉज प्रोवाइड किए गए हैं उनसे ज़्यादा रेलिवेंट कस्टम्स हैं. इन केस ऑफ हरप्रसाद वर्सेस शिव दया in 1816, it was held that the custom is family or a particular class or area owing on a long traditions. Indian court recognize 3 types of customs. जो Indian courts होता है recognize करते हैं 3 तरीके के customs. क्या क्या customs? Local custom, class custom और family customs. Local customs जो होते हैं that are custom recognized by court to have been prevalent in a particular region or locality. ठीक है, ये कस्टम जो होता है एक पर्टिकुलर एरिया में जो प्रिवलेंट करता है उसको हम पर्टिकुलर एरिया, जैसे कि हमारा इंडिया में कुछ जगह पे शेक हैंड करते हैं या कुछ जगह पे नमस्ते करते हैं, तो ये हमारा कस्टम है. कस्टम के ये हमारा एक लोकल कस्टम है. ठीक है. क्लास कस्टम मतलब प्रॉपर किसी कम्युनिटी या किसी क्लास में, किसी क्लास में है कि शादी के समय रिश्ता बॉयज़ फैमिली के साइड से जाता है. या कहीं कहीं कस्टम्स है कि गर्ल्स साइड से जाता है, तो ये क्लास कस्टम्स हैं. फैमिली कस्टम मतलब हर फैमिली का अलग अलग कस्टम्स होता है. ठीक है. दीज कस्टम विच आर बाइंडिंग अपॉन द मेंबर्स ऑफ फैमिली. सिर्फ ये कस्टम जो है वो एक पर्टिकुलर फैमिली में ही बाइंडिंग होता है, उस फैमिली के बाहर उस कस्टम्स को बाइंड नहीं किया जा सकता है. सो ये हमारे हो गए, ये सारे हो गए हमारे एंशिएंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न सोर्सेज. तो मैं एंशिएंट सोर्सेज में हमने डिस्कस किया श्रुतिस, स्मृतिस, कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट एंड कस्टम्स. सो